हेलो। चलो भाई, शांत, एकदम शांत। सबको गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? सबके बढ़िया। तो यूनिट नंबर 1 से लेकर 6, यूनिट 1 to 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया। आपका नाम क्या है बेटे? तो हम लोग कर रहे हैं बेटे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और यूनिट नंबर 9 टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों को पढ़ने हैं। और 9 यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला सेशन जो था, पूरा का पूरा एक सेशन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। आवाज अभी भी हल्की हल्की आ रही है, तो अब नहीं आनी चाहिए आवाज। हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले क्या? मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट और एक को बोलते हैं क्या? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में टोटल नंबर ऑफ यूनिट थे 6 नंबर ऑफ यूनिट हम लोगों ने करे। पहला था नेचर, जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कंसीडरेशन। तीसरा अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चौथा परफॉर्मेंस। पांचवा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। छठा कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत इन 6 यूनिट में? डन है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो अपना स्टाइल वही रहेगा। पहले हमारी नोटिंग होगी क्लास के अंदर, और फिर इंस्टीट्यूट की किताब से हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है जी? आप लोगों को मेरी बुक मिल गई है। बुक के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ सकते हैं। आ जाओ जी। अभी नोट नहीं करना, अभी किसी को नोट नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है। टॉपिक का नाम है इंडेमनिटी एंड गारंटी। यूनिट नंबर 7। लगभग लगभग 80% यूनिट जो है वो गारंटी का है, और 20% किसका है? इंडेमनिटी। ऑलमोस्ट 80% टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो गारंटी का पढ़ना है, और 20% कितना? इंडेमनिटी। सेक्शन नंबर 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेक्शन नंबर 147 तक ये वाला टॉपिक जो है वो कवर करता है। सब कुछ लिखवाऊंगा, पहले इन वर्ड्स का मतलब समझ लो ये क्या है। और इससे भी पहले, जब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है जनरल कॉन्ट्रैक्ट और एक कौन सा? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप आने वाले जून अटेम्प्ट की बात छोड़ दो, तो पिछले अटेम्प्ट तक सिर्फ और सिर्फ जनरल कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, जिसके अंदर टोटल यूनिट कितने होते थे? यूनिट नंबर 1 to यूनिट नंबर 6। ठीक है? जब न्यू सिलेबस आपके इंस्टीट्यूट ने आपको दिया तो न्यू सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट ने ये बोला कि हम लोग 40 नंबर का जो ये था, जो इंग्लिश वाला पार्ट है 40 नंबर का, वो हटा रहे हैं और आपके सिलेबस में कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो आपके सिलेबस में जो सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं उसको मिला एक सबसे पहला चैप्टर नया वाला, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दूसरा चैप्टर है उसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर पहले जनरल कॉन्ट्रैक्ट था और अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाला, जिसको आप क्या कहते हो? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल मतलब ये ना, इनके टॉपिक्स स्पेशल है। जैसे यहां देखो, उन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में टोटल मैं आपको 5 नाम लेने वाला हूं। 5 में से 2 नाम यूनिट नंबर 7 में पढ़ोगे, 2 यूनिट 8 में पढ़ोगे, और एक अकेला नाम यूनिट नंबर 9 में पढ़ोगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आए आपके 3 यूनिट,
यूनिट नंबर 7, यूनिट 8 और यूनिट नंबर 9। यूनिट 7 मेरे प्यारे बच्चे आपको पढ़ना है इंडेमनिटी एंड गारंटी। यूनिट नंबर 8 आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा नाम से बेलमेंट एंड प्लेज। और यूनिट नंबर 9 में हम पढ़ेंगे एजेंसी। ठीक है, अभी इन दोनों के बारे में आप लोग मत ज्यादा सोचो, जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा हम लोग वहां पर देख लेंगे ये क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये इंडेमनिटी और गारंटी। गारंटी लगभग लगभग 80% ऑफ द सिलेबस कवर करेगा इस यूनिट का, और इंडेमनिटी लगभग 20% करेगा। कोई फिक्स नहीं है, 1-2% ऊपर होगा तो तुम लोग देख लेना, यहाँ परसेंटेज का गेम नहीं है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं कि आपको फोकस दोनों पे करना है, लेकिन गारंटी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइड करना है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला वर्ड है बेटे मेरे इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या मतलब होता है इंडेमनिटी का? पिछली ही क्लास के अंदर इस शब्द का मतलब क्या? स्टे ऑर्डर। वेरी नाइस। देखो बेटे इंडेमनिटी, अभी मैं आपको प्रोविजन नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको ये पढ़ा रहा हूं कि वर्ड का मतलब क्या है। प्योर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, क्षति मतलब होता है नुकसान, और पूर्ति मतलब उस नुकसान की भरपाई। आई बात समझ? तो इसको कहते हैं हम क्या? इंडेमनिटी। अभी भी समझ में नहीं आया, अच्छे से सुनना। मैं दीपक पाठक एक कार खरीदने का प्लान कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे। मैं एक कार खरीद रहा हूं, वांट टू बाय ए कार। कौन सी गाड़ी लें बताओ? नैनो। तो मैं ले रहा हूं टाटा नैनो। क्या भाई, मैं खरीदने गया टाटा नैनो। ये गाड़ी मैंने टाटा वाले शोरूम में गया और वहां से खरीदी, और यहीं पर मेरे दिमाग में एक बात आई और एक कानून आया। सबके दिमाग में नहीं आता क्योंकि मैं लॉ पढ़ाता हूं, तो मेरे दिमाग में आ गया मोटर व्हीकल एक्ट। ये आया था 1988 में कानून। ये मोटर व्हीकल एक्ट, ये बंद करना पंखा, बहुत तेज बोलना पड़ रहा है। और 2-3 दिन का मौसम थोड़ा वो होगा फिर एसी चलाया करेंगे, अभी तो जरूरत नहीं। बस भाई हो गया, आपका तोड़ के आएगा। अभी सुनना, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये बात बोलता है कि जब भी कोई पर्सन कोई गाड़ी परचेज करेगा तो उसको उसी समय पर परचेज करना पड़ता है क्या? उस गाड़ी का। तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मान लो टाटा नैनो की कार का इंश्योरेंस मैंने लिया किसी HDFC बैंक से। HDFC और दीपक पाठक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? HDFC ने दीपक पाठक को ये बात बोली कि भाई तू एक काम कर, तू प्रीमियम पे कर 10,000 रुपए पर एनम, और अगर इस साल तेरी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाएगा, नुकसान मतलब क्या क्या हो सकता है गाड़ी के अंदर? या तो गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो गया, या गाड़ी में आग लग गई, चोरी हो गई। बस भाई अब यहाँ रिपेयरिंग का बिजनेस नहीं करना, ठीक है? तो ये जितने भी ये कोई नुकसान है, अगर ये नुकसान हो गए, क्या कह रहा है, अगर ये नुकसान हो गए तो नुकसान आपसे होगा, लेकिन आपके नुकसान की भरपाई हम करेंगे। यही होता है ना बेटा? तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
या इंडेमनिटी बोल दो। समझ में आ गई बात? क्लियर है जी? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल आपको इंडेमनिटी वर्ड का मतलब क्या था ये बताया। समझ में आ गया? गारंटी का मतलब जब गारंटी शुरू करेंगे तब करते हैं, तो पहले इंडेमनिटी को अपना रजिस्टर निकालो बढ़िया तरीके से। ठीक है, नहीं आएगा। हेडिंग बनाओ। बेटे कोई दिक्कत हो जाती है क्या तुम लोगों को, जहां 1 मिनट के लिए कुछ पढ़ाना छोड़ दो तो? टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। पहले इसके बारे में कुछ बातें। तो स्टार्ट कर रहा हूं नंबर 1 से। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity and guarantee are कम से कम आज तो जल्दी आ जाता क्योंकि पिछली क्लास में डोज दिया था। आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलो चुप हो जाओ। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 124 to 147 of अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूं ना, जैसे ही आपके ये तीनों यूनिट हो जाएंगे ना, आप अपने आप को सच में स्पेशल मानने लगोगे, समझने लगोगे यार सच में इतना तगड़े तरीके से सर ने बता दिया, जिस तरीके से पिछले 6 यूनिट सबने करे। कुछ बच्चे रिपीट वाले भी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक क्या है, नया है। तो अभी जितने भी इस क्लास के अंदर आप सब बैठे हुए हो, सबके लिए नया है। शुरू बस होने वाला है, होने से पहले मैं बताऊं, आप लोग सीरियस रहना है यहाँ पे भी। मैं तो कह रहा हूँ पूरे सिलेबस में सीरियस रहना। जब मैं कुछ थोड़ा बहुत क्लास के अंदर करूँ तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को सीरियस रहना, अच्छे से वर्ड टू वर्ड सुनना और समझना कि हर शब्द का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है। तो बहुत मजेदार है। एक बात बताओ, जब मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया, जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने क्या नाम दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये नाम दिया। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एलिमेंट घुसे हुए हैं या नहीं? यस और नो? ज्यादा सोचो मत, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। एक बार बताओ, एचडीएफसी बैंक और दीपक पाठक में, दीपक पाठक ने एचडीएफसी बैंक को ऑफर दिया होगा कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। एचडीएफसी बैंक ने एक्सेप्टेंस दी होगी, कंसीडरेशन तय किया होगा, माइनर मेजर पगलेट वगलेट सब चेक किया होगा, फ्री कंसेंट होगी, लॉफुल पर्पस है, यानी कि
वो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल एलिमेंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से स्पेशल होता है, लेकिन बनाते वक्त उसके अंदर जितने भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट होंगे वो सब इंक्लूडेड होते हैं। आया समझ में? डन। इसको भी नोट करना है, आ जाओ। लिखो, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट are also applicable to such contract even though both the contracts are modes of compensation, are modes of based upon similar principles, but they differ considerably in several aspects. जैसे लिख लो वैसे ही इस पैराग्राफ को पढ़ना, द जनरल से पढ़ना एंड तक, और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि तुम में से 2 या 3 को मैं क्लास में खड़ा करके इसका मतलब पूछूंगा। सबने पढ़ लिया? चलो भाई। हाँ भाई, मेरे को ये बता कि इसका मतलब क्या है। बहुत दिन बाद पहले क्लास में खड़े होते थे ना, 11th-12th में, ऐसे स्कूल में, है ना, तब थोड़ा अभी अजीब लगा होगा, पहली बार बहुत दिन बाद खड़े हो गए, है ना। ये मैं माइंड वो कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ ताकि तू बता ना पाए। बोलना। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो वो भी एप्लीकेबल होता है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट पे तो लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पनसेशन इसमें जनरल और स्पेशल दोनों में उससे पूछा। हाँ भाई, चल तू गलत नहीं है, यहां तक बोला, ओके। हाँ, और आगे बोल, आगे बोल। चल बैठ जा। यस बॉस। बैठे बैठे बोल दो, चलो। करते हैं, लेकिन अलग है। देखो, और कोई बोलना चाहता है यही बोलेगा ना जो इसने बोला है, या कोई अपने मन से कोई बोलना चाहता है? बोलो ना भाई, बोलना चाहिए। एप्लीकेशन वो सब इसमें भी सेम रहेगा। ठीक है। एस्पेक्ट्स में लाइक इसमें थोड़ा सा हाँ, कंप्लीट करेंगे उसमें
डिफरेंट वे में कंपनसेट कर। ठीक है, सर ये कि पहले जनरल कॉन्ट्रैक्ट से शुरू है और उसके बाद के अंदर कंपनसेशन से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे और ऐसे मोस्ट कंपनसेशन ऐसा कैलकुलेट कंटेंट रहे होगा। और कोई तो जितना भी सबने बताया सबने गलत बताया, ठीक है। तो आप लोगों ने वही बताया जो मैंने बताया था। मैंने तो असल में ये जो येलो येलो किया है ना, इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं और किसी ने कवर नहीं करा उसको। अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो, इंस्टीट्यूट की बुक जब आप पढ़ोगे ना, एज इट इज इसी लाइन में सबसे आगे बैठ जाए, आगे बैठ जाए। जैसी आप इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ोगे, एज इट इज इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है और इन शब्दों को पढ़ते कैसे, अब जरा वो समझा दूं आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ जी। ये हमने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट देखा था? अभी मैंने वो सेकंड पैराग्राफ समझाया नहीं है, अभी सिर्फ लिखा है। अब मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करूंगा जो आपने मुझे बताया। ये जो है पूरा का पूरा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या था, जिसमें एक पार्टी, ये HDFC बैंक कॉम्पनसेट कर रहा है दीपक पाठक को कि अगर तेरा कोई डैमेज होगा तो कॉम्पनसेशन मैं दूंगा। ये इंडेमनिटी का मतलब है, ठीक है। चलो आ जाओ, गारंटी का मतलब सीखते हैं एक बार। बोलना मत बेटे, चुप हो जाओ, अभी जब पूछूंगा तब तो कुछ नहीं बता पाते। चलो अब बात करेंगे गारंटी की, ठीक है जी। सुनो, क्या हुआ कि कोई बंदा है मिस्टर टिल्लू, ठीक है जी। ये गया भाई किसी अशोक के पास, टिल्लू भाई को लेना है लोन। क्या लेना है? बीच में नहीं बोलना, सुनना है सिर्फ अच्छे से। पता हो तो भी मत बोलना क्योंकि पता नहीं है तुम्हें। टिल्लू ने अशोक भाई से मांगा क्या? लोन, 20,000 का। अशोक भाई ने लोन देने से बोला भाई तेरी गुडविल अच्छी नहीं लग रही मुझे, तेरा पास्ट रिकॉर्ड खराब है, तेरे बारे में मैंने मार्केट में सुना है, तू पैसे लेकर चुकाता नहीं है भाई, मैं नहीं दूंगा पैसे तेरे को। या तेरे पे कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो है नहीं, कल को तू नहीं चुक, मान ले तेरी गुडविल नहीं है, खराब नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है, तेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कल को मेरे पैसे डूब जाएंगे, मैं कहा जाऊंगा, है ना। तो टिल्लू जाता है उस एरिया के बहुत ही फेमस आदमी के पास, कोई भी एक आदमी हो सकता है, उस मान लो सुरेश के पास, ठीक है। टिल्लू ने सुरेश को बोला यार भाई साहब मुझे 20,000 की आवश्यकता है जो कि मैं अशोक जी से मांगना चाहता हूं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तेरे ऊपर बिलीव नहीं है, क्या आप मेरे बिहाफ पर गारंटी अशोक को दे सकते हो? है ना, सही है। सुरेश ने भी सोचा चल कोई नहीं यार, ठीक है। सुरेश गया अशोक के पास, सुरेश ने अशोक को बोला कि 20,000 रुपए टिल्लू को तू दे दे, अगर वो नहीं दे पाया तो ये पैसे मैं दूंगा। डन। बात करेंगे इस लाइन की, पहले तो इन पार्टियों के नाम बताऊं। सुरेश ने गारंटी दी है ना, इसको बोलेंगे गारंटर। तो लॉ की लैंग्वेज में इसको गारंटर नहीं बोलते, इसको कहते हैं श्योरिटी। आगे समझ, इसने श्योरिटी दी। लोन देने वाला बंदा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हो, और इसको बोलते हैं हम PD, प्रिंसिपल ठीक है। चलो एक ज्ञान की बात पूछता हूं आप लोगों से, बताओ इस सिचुएशन में टोटल कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुए?
3 कैसे? पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ सुरेश और अशोक के बीच में कि तू इसको पैसे दे, ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ अशोक और टिल्लू के बीच में, और तीसरा हुआ टिल्लू और सुरेश के बीच में। तीसरा नहीं है ये, इसने इससे नहीं बोला होगा कि भाई साहब अगर गलती से मैं उसको टाइम पर नहीं दे पाया तो आप तो दोगे उसको, मैं आपको दूंगा फिर बाद में। आया समझ में? कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए? 3। इन सब डिटेल में हम गारंटी टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी तो कुछ और भी बताना है। सुरेश ने गारंटी दी किसको? अगर टिल्लू तुझे तेरे 20,000 वापस नहीं दे पाया, टिल्लू तेरे 20,000 तुझे वापस नहीं दे पाया तो तेरा नुकसान होगा, होगा या नहीं? तो तेरे इस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा, यस और नो? और भरपाई यहां भी हो रही है और भरपाई इंडेमनिटी में भी हो रही है या नहीं? क्या दोनों को इंग्लिश में कॉम्पनसेशन नहीं बोलते? कॉम्पनसेशन यहां भी मिल रहा है और कॉम्पनसेशन यहां भी मिल रहा है। अब आते हैं वापस मेरे नोट्स का सेकंड पॉइंट, जल्दी से मैं बोलूंगा वर्ड टू वर्ड, चुप रहना और सुनते रहना। लिखा है द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू सच कॉन्ट्रैक्ट इवन दो बोथ द कॉन्ट्रैक्ट आर मोड ऑफ कॉम्पनसेशन। ये जो बोथ द कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है ये इंडेमनिटी और गारंटी की बात कर रहा है, और जो इतनी देर से तुम चिल्ला रहे थे ना जनरल स्पेशल, उसकी बात नहीं कर रहा था। आया समझ? और दोनों में कॉम्पनसेशन होता है या नहीं होता? प्रूफ करके दिखाया है या नहीं? और दोनों के सिमिलर प्रिंसिपल है लेकिन ये थोड़े थोड़े अलग होते हैं, इसीलिए इसको अलग अलग पढ़ना है हमें। इंडेमनिटी अलग पढ़ना है और गारंटी आगे समझ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पे? ऑल वेल? चलो जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 लिखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सॉरी, इंडेमनिटी। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, कर दे स्टार्ट। चलो मेरे बच्चे लिखो द टर्म indemnity literally means security against loss। और to make good the loss। और to compensate the party who has suffered some loss। डन है? डन। सेक्शन 124 इसको डिफाइन करता है।
इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, या ऐसे लिखो, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the, अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हो गया तो मैं भरपाई करूंगा, या किसी और की वजह से नुकसान हो गया तो भी मैं ही करूंगा भरपाई। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में नुकसान किसी और की वजह से होता है, भरपाई बैंक करता है, एचडीएफसी वाला एग्जांपल। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। आ गया समझ? कोई दिक्कत प्यारे? एग्जाम्पल लिख लेंगे 2-3, रिवीजन के टाइम पे याद भी तो रहने चाहिए। लिखो एग्जाम्पल। लिखो, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट मिस्टर एक्स contract with the government to return to India after completion, after completing his studies। पहले एग्जाम्पल लिख लो फिर समझाता हूं। विच आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब उसको बाहर भेजने के पैसे किसने दिए थे? एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड टू serve the government for a period of 5 years if Mr. X fails to return to India, he will have to reimburse the government। reimburse मतलब पैसे वापस देंगे, reimburse करेंगे। It is a contract of, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? भाई क्या हुआ कि कोई एक मिस्टर एक्स है, टैलेंटेड बंदा है,
तो उसको ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए हमारी भारत की सरकार ने फंड किया, और बदले में भारत की सरकार ने ये बोला कि भाई आप जब पढ़कर आओगे तो 5 साल कम से कम हमारे यहाँ नौकरी करोगे। उसने कहा ठीक है, और अगर आपने 5 साल हमें नौकरी नहीं करी तो आपसे हम जुर्माना लेंगे, कॉम्पनसेशन लेंगे जी इतना। उसने कहा ठीक है। अब मान लो मिस्टर एक्स जो है वो इंडिया वापस नहीं आया, मैडम की बोतल ले लो ना। मिस्टर एक्स इंडिया वापस नहीं आया, तो अब ऐसे में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो किस बंदे ने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी वजह से आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, है? तो मिस्टर एक्स को बोलेंगे इंडेमनीफायर। क्या बोलेंगे? वो बंदा जो नुकसान की भरपाई करता है उसको बोलेंगे इंडेमनीफायर। और जिस बंदे से वादा किया है, मतलब जिसको सेव करने का वादा किया है, तो यहां किसको सेव कर रहे हैं? गवर्नमेंट को। उस बंदे को बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर। क्या बोलेंगे? आगे समझ? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। द पर्सन हु प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी इज कॉल्ड इंडेमनीफायर, एंड द पर्सन टू whom द प्रॉमिस इज मेड इज कॉल्ड इंडेमनिटी होल्डर। मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट से यह वादा किया कि आप जो मुझे फंड कर रहे हो उसके बदले में मैं आकर 5 साल आपको सर्व करूंगा, और सर्व नहीं करा तो नुकसान भरूंगा। और मिस्टर एक्स नहीं आया। वादा किसने किया था? तो जिसने वादा किया उसको इंडेमनीफायर बोलते हैं, और जिसके साथ में वादा किया है उसको बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर। ऑल वेल। चलो एक काम करते हैं, अपना पुराना एग्जाम्पल उठाते हैं। दीपक ने गाड़ी खरीदी, इंश्योरेंस एचडीएफसी बैंक का लिया, एचडीएफसी कार इंश्योरेंस। तो वादा किसने किया था? वो इंडेमनीफायर है। और वादा किसको किया था? वो इंडेमनिटी होल्डर है। आगे समझ में? डन है? इसको नोट कर लें अच्छे से। तो लिखें प्यार से, पार्टीज तो नंबर ए, द पार्टी who promises to indemnify, indemnify मतलब save, the party who promise to indemnify or save the other party from loss। तो इस बंदे को क्या नाम दूं? इंडेमनीफायर। the party who is promised to be saved against the loss is called indemnified or indemnity holder। ठीक है जी, डन है। पर क्या हुआ कि एक घर है, उस घर के गार्डन पे एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ है।
ठीक है। घर के गार्डन पे बहुत बड़ा नीम का पेड़ है और काफी पुराना नीम का पेड़ है, जो कि अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि गिर सकता है। तो नीम का पेड़ जो है ऐसे लटका हुआ है और वो दूसरे बंदे की घर की तरफ जा रहा है। पेड़ फैल जाता है वो तो जिसके घर पे जा रहा है वो नीचे उसकी पार्किंग है और घर भी है, और वो डरा पड़ा है भाई ये घर की एक भी डाली आ गई नीचे, पता चला मैं नीचे मॉर्निंग टी पी रहा हूँ और फिर मेरी मॉर्निंग टी की बजाय मेरी 13वीं का खाना खाने आ रहे लोग, है ना। बहुत बड़ी समस्या है। वो डर रहा है भाई ये तो कांड ना हो जाए, तो उसने भाई सामने वाले को बोला भाई हटा इसको, काट पेड़ ये वाला। तो जो पेड़ जिसके घर में था वो थोड़ा पेड़ों का रक्षक था ना, वाइल्ड लाइफ, सॉरी ये फॉरेस्ट लाइफ उसको पसंद है काफी, जैसे अंबानी के बेटे को पसंद है ना। आजकल न्यूज में चल रहा है 4-5 दिन से वही। मैं देखो उसकी शादी किससे हो रही है पहले देखो, लड़की से हो रही है। दोनों को मैच करना देखने में। कौन बोला? तू उसके सपने क्यों देख रहा है? तेरे बस की बात नहीं है। आ जाओ, है ना। अंबानी है, गुजराती लोग बड़े खतरनाक होते हैं बिजनेस करने में। मारवाड़ी हो, है तो गुजरात का ही ना, मैंने मारवाड़ी बोला गुजराती। गुजरात राधिका की बात नहीं कर रहा, अंबानी तो सब कुछ पता है, ठीक है। तो सब सुनना, तो ये अंबानी वगैरह का न्यूज चल रहा है, उसमें उनको बड़ा पेड़ वगैरह के बारे में पता है काफी, वो बचा के रखते हैं। ऐसे जिसके घर में वो पेड़ है वो कह रहा है कि यार देख भाई मैं तो पेड़ काटूंगा नहीं, अगर इस पेड़ के गिरने से तेरे को कोई नुकसान हो गया, तेरे घर में कोई गाड़ी वाड़ी पे गिर गया, मान लो पार्किंग की साइड में लटक रहा था, या तेरी गाड़ी वाड़ी पे गिर गया, तो फिर मैं उस गाड़ी का डैमेज भर। डन। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन है? वादा किसने किया? जिसके घर में वो पेड़ था, मान लो मिस्टर एक्स, उसको मैं क्या बोलूं, मिस्टर इंडेमनीफायर। और मिस्टर वाई जिसके घर पे गाड़ी इंडेमनिटी है। आ गया अब समझ में? कोई दिक्कत? चलो फिर बेटे, उसके लिए तो कोर्ट बने हुए ना, मना कर दिया तो बाप का राज चल रहा है, तो मना कर देगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो कानून बने, ये किसके लिए बने? जो मना करने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये कानून बना है, जो प्यार से दे देते हैं उनके लिए कानून है ही नहीं। क्या? क्यों भाई, क्यों काटे पेड़? तू अपना घर चेंज कर दे, वो ये बोले तो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो एक और, हो सकता है या नहीं? चलो एग्जाम्पल लिखो, एक्स में एग्री टू इंडेमनीफाई वाई फॉर एनी लॉस or damage that may occur if a tree on Y's neighboring property blows over। मान लो टी टी जो ट्री है वो गिर गया, तो if the tree then blows over
एंड आगे लिखो, यहां तक लिख लिया। डैमेज वाइज कार, then X will be liable. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये ना बहुत खतरनाक और अच्छी बात बता रहा हूं। अब जो बताने जा रहा हूं थोड़ा गौर से सुनना। भाई क्या हुआ, वाई का पेड़ था, सॉरी ये अपना वाई का घर था, और पड़ोसी था वाई, और एक्स के घर में वो नीम का पेड़ है लगा हुआ। ठीक है, अच्छे से सुनना, ये एग्जाम्पल लाने का कारण यही है अब जो बताने वाला है। एक्स के घर में वो पेड़ है, पेड़ पुराना हो गया, पेड़ पुराने ही होते हैं, 5-5 हजार साल पुराने पेड़ होते हैं। जब भगवान ने भगवत गीता बोली थी वो पेड़ आज भी है जिसके नीचे बोली थी, कुरुक्षेत्र में। तो कई 100 साल पुराने पुराने पेड़ होते हैं। वो पेड़ मिस्टर एक्स कह रहा है, वाई कह रहा है, जिसके घर की तरफ वो पेड़ आ रहा है, वो कहता है ये गिर जाएगा मेरे ऊपर। एक्स कह रहा है तू पागल है, इस पेड़ को परदादा के जमाने से, उससे पहले से ये पेड़ है, और अभी पता नहीं कितने साल तक ये खड़ा रहेगा। ऐसे पेड़ गिरने लग गए तो रोड की तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं, सड़क की होते नहीं होते, तो क्या सब कटवा दे? हेलो, सांस कहां से लोगे, है ना? तो भी एक्स ने बोला कि कोई बात नहीं भाई, अगर ये पेड़ गिरा तेरे वहां पर, क्योंकि थोड़ा बहुत कमजोर सा हो गया, गिरा तो मैं नुकसान भरूंगा, पर तू रात को खाट लगा के मैं सोइयो मत। तो भाई ने बोला ठीक है भाई, तू भर दियो नुकसान। अब पेड़ गिर गया तो नुकसान कौन भरेगा? एक्स भरेगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मान लो वो जो पेड़ गिरा है वो किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से गिरा है, भूकंप आया बहुत भयंकर, भूकंप आया तो कईयों के मकान गिर गए, पेड़ भी बेचारा कमजोर था वो भी गिर गया, तो क्या अब वाई मिस्टर एक्स से वो ले सकता है? अब नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? अब नहीं ले सकता। अरे हमने नेचुरली बोला था ना, नेचुरली गिर जाए, ये तो नेचुरल इवेंट ऐसा हो गया, भूकंप आ गया। हाँ वो अगर वैसे गिरता, बूढ़ा हो जाता तब गिरता तो ठीक है, मैं देता। लेकिन वो तगड़ा तूफान आया, तूफान में अच्छे अच्छे हुए पेड़ उड़ गए। समझ में आई बात? तेरे देख ले सारे लोगों के घरों के शीशे वीशे सब टूट गए, कपड़े वपड़े उड़ के इधर उधर घूम रहे। ठीक है, तो ये पेड़ क्या चीज है, तो बड़े बड़े मकान ले गया वो तूफान। अब नहीं दूंगा तेरे को इंडेमनिफिकेशन। आया समझ में? इस पर एक केस स्टडी आई हुई है, वही केस मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कोर्ट में एक केस गया था ऐसे ही, तो कोर्ट का फैसला था अगर किसी नेचुरल इवेंट की वजह से ऐसा हुआ है तो वहां कॉम्पनसेशन। यहां तो इंडेमनिफिकेशन की गारंटी क्या कहता है ये डेफिनेशन, या तो पार्टी की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, कोई नेचुरली इवेंट हो गया तो नहीं। क्यों मिलेगा? किससे मिलेगा? मैं भूकंप लेकर आया, ओ पाएगा कॉम्पनसेशन? तुम समझ नहीं रहे, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे। पेड़ बेहद कमजोर था, या वो सिचुएशन नहीं है, नॉर्मली बस वाई ने एक्स को बोला ये पेड़ हटा दे भाई, गिर सकता है कभी ना कभी, तो दुनिया भर के सारे पेड़ कटवा दे फिर, क्योंकि वो भी कभी ना कभी गिर सकते हैं। ऐसा हो सकता है? जंगल काट दे पूरा, गिर जाएगा भाई। अरे वो जब गिरेगा गिरेगा, अभी तो नेचुरल चीज है, उसको रहने दो। फिर भी बंदे ने वादा करा कि भाई गिर गया किसी इवेंट की वजह से, ठीक है। अब वो तूफान में गिर गया तो वहां पर मिस्टर एक्स की गलती थोड़ी है, तूफान उसने थोड़ी मंगाया था। आ गया समझ? नोट करो, लिखो हाउ एवर
इस एग्जाम्पल के साथ ही लिखना। However, the above definition of indemnity restrict the scope of contract of indemnity in as much as it covers only the loss caused by, ये लॉस किस कारणवश, नहीं वो जो डेफिनेशन कहती है, caused by conduct of promiser himself or the conduct of any person. ठीक है, मतलब कोई भगवान का इवेंट है, तूफान वगैरह ऐसे कहते हैं ना, गॉड्स इवेंट, उसके लिए भी लाइबल नहीं होगा बंदा। तो लिखो इसके अंदर, लिखो दस लॉस ओकेजन्ड by an accident not caused by any person or an act of God या natural event is not covered. डन, कोई दिक्कत भाई? बेटा आ रहा है समझ में? ठीक है, अब एक काम करो, एक ना केस आया था इसी के ऊपर, उस केस की भी चर्चा कर लेते हैं। तो लिखो गजानन, लिखो इन केस ऑफ गजानन मरेश्वर वर्सेस मरेश्वर मदान, उन्नीस सौ 42 में, ठीक है। तो ऐसे ही केस था जो हमने आप ऊपर एग्जांपल दिया है, कोर्ट का डिसीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। डिसीजन साहब आधे घंटे और लगेंगे। हाँ यार, वो खत्म हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट होगी, बस आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगा फिर। लिखो डिसीजन इज टेकन on the basis of English law, लिखो as per English law
indemnity means promise to save another harmless from the loss. ठीक है, इट कवर्स, आगे लिखो, एवरी लॉस ठीक है, इट कवर्स एवरी लॉस। अरे कॉल कर लूं जरा, अर्जेंट है, अभी आता।
समझदार बच्चे। चलो इस केस को एक काम करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस केस को पूरा बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या था, और इस केस में जो गॉड्स इवेंट है, चलो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, ठीक है। अभी तक की क्लास डन है। ये बेटे आपको सेपरेट रजिस्टर बनाना है, ठीक है। ओके चलो, ओके मिलते हैं फिर अगली क्लास में।